राधे कृष्णा सभी को। तो सबसे पहले सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें। तो आज पढ़ते हैं प्रकरण 2, रीति ग्रंथकार कवि। तो प्रकरण 1 में रीतिकाल का सामान्य परिचय दिया है और ये पुस्तक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके बिना कोई भी परीक्षा अधूरा है। तो सब इसमें सामान्य परिचय दिया है। प्रकरण 2 में कवियों के बारे में बताया, रीति ग्रंथकार कवि को, क्योंकि इन्होंने 3 भागों में बांटा है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो रीति ग्रंथकार में है, सबसे पहले हैं चिंतामणि। तो बहुत ज़्यादा लोग हैं तो थोड़ा थोड़ा सबके बारे में नजना हो कि तो परीक्षा एकदम नज़दीक है। तो चिंतामणि और इनका जन्मकाल 1966 के आसपास निकलता है और कविता काल 1700 के आसपास ठहरता है। इनका कवि कुल कल्पतरु नामक ग्रंथ 1707 का लिखा है। और इस संबंध में शिव सिंह सरोज ने लिखा है कि बहुत दिन तक नागपुर में सूर्यवंशी भोसला मकरंद शाह के यहाँ रहे, उन्हीं के नाम पर छंद विचार नामक पिंगल का बहुत भारी ग्रंथ बनाया। और काव्य विवेक, कवि कुल्पतरु, काव्य प्रकाश, रामायण, ये 5 ग्रंथ इनके बनाए हुए हमारे पुस्तकालय में मौजूद हैं। इनकी बनाई रामायण कवित्व और अन्य नाना छंदों में बहुत अपूर्व है। बाबू रुद्र, शाही सोलंकी, शाहजहाँ पाशा और जैनदी अहमद ने इनको बहुत दान किए हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ में कहीं कहीं अपना नाम मणिमाल भी कहा है। तो ये हैं सबसे पहले कवि चिंतामणि। और फिर दूसरा देखते हैं बेनी। तो बेनी ये असनी के बंदी जन थे और संवत 1700 के आसपास विद्यमान थे। इनका कोई ग्रंथ नहीं मिलता है, पर फुटकल कवित्व बहुत से सुने जाते हैं। तो इनका कोई ग्रंथ नहीं है, फुटकल कवि ही है, कवित्व है। देख सकते हैं आप। अगले हैं महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह ये मारवाड़ के प्रसिद्ध महाराज थे। ये अपने समय के सबसे प्रतापी हिंदू नरेश थे, जिनका भय औरंगजेब को बराबर बना रहता था। इनका जन्म 1683 में हुआ। ये शाहजहाँ के समय में कई लड़ाइयों पर जा चुके थे। महाराजा गज सिंह के दूसरे पुत्र थे। उनकी मृत्यु के उपरांत 1695 में गद्दी पर बैठे। और ये क्या, महाराजा जसवंत सिंह बड़े ही अच्छे साहित्य मर्मज्ञ और तत्व ज्ञान संपन्न पुरुष थे। उस समय राज्य भर में विद्या की बड़ी चर्चा रही और अच्छे अच्छे कवियों और विद्वानों का बराबर समागम होता रहा। महाराज ने स्वयं तो अनेकों ग्रंथ लिखे ही, अनेक विद्वानों और कवियों से न जाने कितने ग्रंथ लिखवाए। औरंगजेब ने कुछ दिनों के लिए इन्हें गुजरात का सूबेदार बनाया था। वहाँ से शाइस्ता खां के साथ छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण भेजे गए थे। कहते हैं चढ़ाई में शाइस्ता खां की जो दुर्गति हुई वह बहुत कुछ इन्हीं के इशारे पर हुई और 1745 में इनका मृत्यु हो गया। तो ये हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं। और इनका भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों पर एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। तो भाषा भूषण है जसवंत सिंह का। और है, इन्होंने भाषा भूषण बिल्कुल चंद्रालोक की छाया पर बनाया था। तो ये प्रश्न बहुत बार यहाँ से आया हुआ है कि भाषा भूषण पर किसकी छाया है, तो चंद्रालोक का। और रचनाएं भाषा भूषण के अतिरिक्त इन्होंने और ग्रंथ लिखा है तत्व ज्ञान संबंधी, जैसे अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, प्रबोध, चंद्रोदय नाटक ये पूछता है। सब ग्रंथ भी पद्य में ही है, जिनसे पद्य रचना की पूरी निपुणता प्राप्त होती है। पर साहित्य में जहाँ तक संबंध है, ये आचार्य या शिक्षक के रूप में ही हमारे सामने आते हैं। अलंकार निपुणता की इनकी पद्धति का परिचय कराने के लिए भाषा भूषण के नीचे दोहे दिए गए हैं। तो ये अलंकार निरूपण के। अगले कवि हैं बिहारी लाल। तो ये बिहारी के माथुर चौबे कहे जाते हैं और इनका जन्म ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में संवत 1660 में माना जाता है। इनकी एक दोहे के अनुसार इनकी बाल्यावस्था बुंदेलखंड में बीती और तरुणावस्था में अपने ससुराल मथुरा में रहे। अनुमानतः ये संवत 1720 तक वर्तमान रहे। तो इनका जो है
जो काव्य है गागर में सागर कहा जाता है। तो यह तो अब जानते हैं इस कहानी पर कि जो राजा थे अपनी छोटी रानी के प्रेम में लीन रहते थे। राजकाज देखने के लिए समय नहीं था, तो उन्होंने सरदारों की सलाह से बिहारी ने दोहा भिजवाया था। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बदे आगे कौन हवाल। तो फिर महाराज जी बाहर निकले अपने महारानी के महल से और इन्होंने बिहारी को आज्ञा दी कि और सरस दोहे बनाए और खूब मान सम्मान दिया। और इनका बिहारी सतसई जो है 700 दोहे बने जो संग्रहित होकर बिहारी सतसई नाम से प्रसिद्ध हुए। तो इनका तो केवल बिहारी सतसई है, खूब टीका लिखा गया है बिहारी सतसई पे। इन्हीं टीकाओं में देखिए, श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना किसी और का नहीं। इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य एक एक रत्न माना जाता है। इसकी 50 टीकाएँ रची गई। इन 4-5 टीकाएँ 50 टीकाएँ रची गई हैं। 4-5 टीकाएँ तो बहुत प्रसिद्ध है। कृष्ण कवि की टीका जो कवित्तों में है, हरिप्रकाश की टीका, लल्लू लाल की लाल चंद्रिका, सरदार कवि की टीका और सूरत मित्र की टीका। और डॉक्टर परमानंद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ और कुंडलियाँ रचकर पूर्ति करनी चाहिए थी। अंबिका दत्त व्यास ने अपने बिहार में सब दोहों के भावों को पल्लवित करके रोला छंद लगाए हैं। पंडित परमानंद ने श्रृंगार रस सप्तशती के नाम से दोहों का संस्कृत अनुवाद किया है। यहाँ तक कि उर्दू शेरों में भी एक अनुवाद थोड़े दिन हुए बुंदेलखंड के मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने लिखा है। इस प्रकार बिहारी संबंधी एक अलग साहित्य खड़ा हो गया है। और कवि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने निकाला क्या है, बिहारी की सबसे उत्तम और प्रामाणिक संस्करण बड़ी मार्मिक टीका के साथ जोड़े हुए थोड़े दिन हुए प्रसिद्ध साहित्य मर्मज्ञ और ब्रज भाषा के प्रधान आधुनिक कवि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने निकाला। जितने श्रम और जितनी सावधानी से संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का कोई ग्रंथ नहीं हुआ। और इसके अलावा बिहारी जी ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा था, वही 700 दोहे लिखे थे। तो अब अगले कवि के देखते हैं। फिर ये सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। इसी से किसी ने कहा है, बिहारी के दोहों के लिए कोई कहा है। बहुत सारे दोहे हैं। ये तो अभी मैंने 60 बनाया। दृग अरुझत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति परित गांठ दुर्जन ये दई नहीं ये हरीति। तंत्रीनाथ कवित रस रस राग रतिरंगन बूढ़े बूढ़े तिरे जी बूढ़े सव्यंग। बिहारी के बहुत से दोहे आर्या सप्तशती और गाथा सप्तशती की छाया से बने हैं। इस बात को पंडित पद्म सिंह शर्मा ने विस्तार में दिखाया है। परंतु साथ में उन्होंने अभी स्पष्ट कर दिया है कि बिहारी ने गृहीत भाव को अपने प्रतिभा के बल से किस प्रकार एक स्वतंत्र और कहीं कहीं अधिक सुंदर रूप दिया है। इनकी भाषा चलती हुए होने पर भी साहित्यिक है। और इसके बाद से अगले कवि हैं बहुत मंडन, चौथे नंबर पे थे बिहारी। चौथे नंबर पे बिहारी थे। 5वें हैं मंडन। ये जैतपुर के रहने वाले थे, बुंदेलखंड के। और फुटकल सवैये सुने जाते हैं। कोई ग्रंथ नहीं प्रकाशित हुआ है। पुस्तकों की खोज में इनके 5 ग्रंथों का पता लगा। रस रत्नावली, रस विलास, जनक पचीसी, जानकू जो को ब्याह, नैन 50सा। प्रथम 2 ग्रंथ रस निरूपण पर है और उनके नाम से ही प्रकट होते हैं। कौन सा नाम से कौन से प्रकट होते हैं? मंडन, रस रत्नावली, रस विलास, जनक पचीसी, जानकू जो ब्याह, नैन 50सा। फिर अगले कवि हैं मतीराम। ये रीतिकाल के मुख्य कवियों में है और चिंतामणि तथा भूषण के भाई परंपरा के प्रसिद्ध हैं। और चिंतामणि और भूषण के भाई हैं। ये तिकवापुर जिला कानपुर संवत 1674 के लगभग उत्पन्न हुए थे और बहुत दिनों तक जीवित रहे। ये बूंदी के महाराज भाव सिंह के यहाँ बहुत काल तक रहे और उन्हीं के आश्रम में अपना ललित ललाम नामक अलंकार ग्रंथ संवत 1716 और 1745 के बीच किसी समय बनाया। इनका छंदसार नामक पिंगल ग्रंथ महाराज शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित है। इनका परम मनोहर ग्रंथ रसराज किसी को समर्पित नहीं है।
इनके अतिरिक्त इनके 2 ग्रंथ और हैं, साहित्य सार और लक्षण श्रृंगार। बिहारी सतसई के ढंग पर इन्होंने एक मतीराम सतसई भी बनाई, जो हिंदी पुस्तकों की खोज में मिली है। इसके दोहे सरसता में बिहारी के दोहों के समान ही हैं। तो यहाँ मतीराम जो कि रीतिकाल के मुख्य कवियों में हैं। और अगले कवि हैं, थोड़ा सा आर्ट में पढ़ते हैं। अगले कवि हैं भूषण। साथ में ये वीर रस के प्रसिद्ध कवि और चिंतामणि और मतीराम के भाई थे। इसके पहले भी बताया गया है। इनका जन्मकाल संवत 1617 में हुआ। और चित्रकूट के राजा चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने कवि भूषण की उपाधि दी थी। असली नाम क्या है इनका पता नहीं है। तो पन्ना के महाराज छत्रसाल के यहाँ भी इनका बड़ा मान हुआ। कहते हैं कि महाराज छत्रसाल ने इनकी पालकी में अपना कंधा लगाया था, जिस पर इन्होंने लिखा था, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। ऐसा प्रसिद्ध है कि इन्हें एक एक छंद पर शिवा जी से लाखों रुपए मिले। इनका परलोकवास संवत 1772 में माना जाता है। तो ये श्रृंगार रस के प्रधान कवि हैं थे। और इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं, शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों का कोई कवि झूठी खुशामद नहीं कर सकता। वे आश्रय दाताओं की प्रशंसा के कथा के अनुसरण मात्र नहीं है। इन 2 वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है, उसी की व्यंजना भूषण ने की है। वे हिंदू जात के प्रतिनिधि कवि हैं। तो इनका है, इनके शिवराज भूषण, शिवा भावनी, छत्रसाल दशक, यही ग्रंथ मिलते हैं। इनके अतिरिक्त 3 ग्रंथ और कहे जाते हैं, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा। तो ये जो मुख्य यही है, शिवराज भूषण, शिवा भावनी, छत्रसाल दशक, नाम से स्पष्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं, यहाँ से बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। अगले कवि हैं कुलपत मिश्र। ये आगरा के रहने वाले माथुर चौबे थे और महाकवि बिहारी के भांजे प्रसिद्ध हैं। इनका नाम परशुराम मिश्र था। कुलपति जी जयपुर के महाराज जय सिंह बिहारी के आश्रयदाता के पुत्र महाराजा राम सिंह के दरबार में रहते थे। इनके रस रहस्य का रचना काल कार्तिक कृष्ण 11 संवत 1727 है। अब तक इनका यही प्रसिद्ध ग्रंथ और प्रकाशित हुआ है, पर खोज में अन्य ग्रंथ मिले हैं। दौड़ पर्व संवत 1737, युक्त तरंगड़ी 1743, नखसिक संग्राम सार, रस रहस्य 1724। इनका कविता काल संवत 1724 से 1743 के बीच ठहरता है। रस रहस्य अगले कवि हैं सुखदेव मिश्र। ये दौलतपुर जिला रायबरेली में के वंशज अब तक हैं। कुछ दिन हुए उस ग्राम के निवासी सुप्रसिद्ध महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनका एक अच्छा जीवन वृत्त सरस्वती पत्रिका में लिखा था। सुखदेव मिश्र का जन्म स्थान कपिलाया, जिसका वर्णन इन्होंने अपने वृत्त विचार में किया है। इनका कविता काल संवत 1720 से 1760 तक माना जा सकता है। और इनके 7 ग्रंथ हैं अब तक। वृत्त विचार संवत 1728, छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश, रसाड़व, सिंगारलता, अध्यात्म प्रकाश संवत 1755 और दशरथ राय। तो सभी जो 7 रचनाएं पूछा गया पहले परीक्षाओं में। देखते हैं अगले कवि कौन है। कालिदास त्रिवेदी। ये अंतर्वेद के रहने वाले कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। इनका विशेष वृत्त जान नहीं पड़ता है। और संवत 1745 वाली गोलकुंडे की चढ़ाई में औरंगजेब की सेना में किसी राजा के साथ गए थे। इस लड़ाई का औरंगजेब की प्रशंसा से युक्त वर्णन उन्होंने इस प्रकार किया है। और इनकी छोटी सी एक पुस्तक अच्छा है। कालिदास का जम्बू नरेश जोगजीत सिंह के यहाँ भी रहना पाया जाता है, जिसके लिए संभवत 1749 में इन्होंने वर वधू विनोद बनाया। यह नायिका भेद और नखसिक की पुस्तक है। 32 कवियों की इनकी एक छोटी सी पुस्तक जंजीरा बंद भी है। राधा माधव बुद्ध मिलन विनोद नाम का कोई एक ग्रंथ इनकी खोज में मिला है। इन रचनाओं के अतिरिक्त इनका बड़ा संग्रह ग्रंथ कालिदास हजारा बहुत दिनों से प्रसिद्ध चला आता है।
इस ग्रंथ के संबंध में शिव सिंह सरोज ने लिखा है कि इसमें संवत 1481 से लेकर 1776 तक के 212 कवियों के 1000 पद संग्रहित हैं। कवियों के काल आदि के निर्णय में यह ग्रंथ बड़ा ही उपयोगी है। इनके पुत्र कविंद्र और पौत्र दूल्हा भी बड़े अच्छे कवि हुए हैं। तो ये अभ्यस्त और निपुण कवि थे और इनकी कुछ जो पंक्तियाँ दी हुई हैं। फिर अगले कवि हैं राम। शिव सिंह सरोज में इनका जन्म 1703 में लिखा है और कहा गया है कि इनके कवित्व कालिदास हजारा में है। इनका एक नायिका भेद का ग्रंथ श्रृंगार सौरभ है, जिनकी कविता बहुत ही मनोहर है। खोज में एक हनुमान नाटक भी इनका पाया जाता है। शिव सिंह के अनुसार इनका कविता काल 1730 के लगभग माना जा सकता है। इनका एक कवित्व नीचे दिया गया है, उमड़ी गुमड़ी बन अखंडधार। फिर अगले हैं नेवाज। ये अंतर्वेद के रहने वाले ब्राह्मण थे और संवत 1737 के लगभग वर्तमान थे। ऐसा प्रसिद्ध है कि पन्ना नरेश महाराज छत्रसाल के यहाँ किसी भगवत कवि के स्थान पर नियुक्त हुए थे, जिस पर भगवत कवि ने फबती छोड़ी थी। भली आज कलि करत हो छत्रसाल महाराज, जहाँ भगवत गीता पढ़ी तह कवि पढ़त नेवाज। शिव सिंह ने नेवाज का जन्म 1739 में लिखा है, जो ठीक नहीं जान पड़ता क्योंकि इनके शकुंतला नाटक का निर्माण का 1737 है। 2 और नेवाज हुए हैं, जिनमें एक भगवंत राय खींची के यहाँ थे। प्रस्तुत नेवाज का औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के यहाँ रहना भी पाया जाता है। इन्होंने शकुंतला नाटक का आख्यान दोहा, चौपाई, सवैया आदि छंदों में लिखा। इनके फुटकल कवित्व बहुत स्थानों पर संग्रहित मिलते हैं, जिनमें इनकी काव्य कुशलता और सहृदयता टपकती है। इनकी भाषा इनकी बहुत परिमार्जित, व्यवस्थित और भावप्रयुक्त है। और इनके 2 सवैये हैं। फिर अगले कवि हैं देव। ये इटावा के रहने वाले सनाध्य ब्राह्मण थे। कुछ लोगों ने इन्हें काज कुब्ज सिद्ध करने का प्रयास किया है। इनका जन्म सिद्ध करने का प्रयास किया है। इनका पूरा नाम देवदत्त था। भाव विलास का रचना काल इन्होंने 1746 में दिया है और उस ग्रंथ निर्माण के समय अपनी अवस्था 16 वर्ष ही कही है। इस हिसाब से इनका जन्म संवत 1730 निश्चित होता है। इसके अतिरिक्त इनका कुछ और वृत्तांत नहीं मिलता है। और ये कई रईसों के वहाँ रहे और घूमते रहे। इन्होंने अपने अष्टयाम और भाव विलास को औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम शाह को सुनाया था, जो हिंदी कविता के प्रेमी थे। इनके पीछे इन्होंने भवानी दत्त वैश्य के नाम पर भवानी विलास और कुशल सिंह के नाम पर कुशल विलास की रचना की। फिर मर्दन सिंह के पुत्र राजा उद्दोष सिंह वैश्य के लिए प्रेमचंद्रिका बनाई। इसके उपरांत ये बराबर अनेक प्रदेशों में भ्रमण करते रहे। इस यात्रा का अनुभव इन्होंने जाति विलास नामक ग्रंथ में कुछ उपयोग किया। इस ग्रंथ में भिन्न भिन्न जातियों और भिन्न भिन्न प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन है। वर्णन में उनकी विशेषताएं अच्छी तरह व्यक्त हुई हैं, यह बात नहीं है। इतने पर्यटन के उपरांत जान पड़ता है कि एक अच्छे आश्रयदाता राजा मोतीलाल मिले, जिनके नाम पर संवत 1783 इन्होंने रस विलास नामक ग्रंथ बनाया। इन राजा मोतीलाल की इन्होंने अच्छी तारीफ की है, जैसे मोतीलाल भूपलाल पोखर लेवैया, जिन्ह लाखन खरीची रचि आखर खरीदे हैं। तो इनकी रची पुस्तकों की संख्या 52 और कोई 72 तक बतलाते हैं। जो भी हो, निम्नलिखित ग्रंथों का तो पता है। भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेमचंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, काव्य रसायन या शब्द रसायन, सुख सागर तरंग जो कि नायिका भेद पे है, और वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्मा दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्म दर्शन 25, जगत दर्शन 25, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नखसिक, प्रेम दर्शन। ग्रंथों की अधिक संख्या के संबंध में यह जान रखना भी आवश्यक है कि देव जी अपने पुराने ग्रंथों के कवित्वों को इधर दूसरे क्रम में रखकर एक नया ग्रंथ प्रायः तैयार कर दिया करते थे। इससे वे ही कवित्व बार बार अनेक ग्रंथों में मिलेंगे। सुख सागर तरंग प्रायः अनेक ग्रंथों से लिए कवित्वों का संग्रह है। राग रत्नाकर में राग रागिनियों के स्वरूप का वर्णन है। अष्टयाम तो रात दिन के भोग विलास की दिनचर्या है
मानो उस काल के अकर्मण्य और विलासी राजाओं के सामने कालयापन विधि का ब्यौरा पेश करने के लिए बनी थी। ब्रह्मा दर्शन 25 और तत्व दर्शन 25 में जो विरक्ति का भाव है, बहुत संभव है कि अपनी कविता के प्रति लोक की उदासीनता देखते देखते उत्पन्न हुई है। ये आचार्य और कवि दोनों रूप में हमारे सामने आते हैं। तो ये हैं देव। और अभिधा लक्षणा आदि शब्द शक्तियों का निरूपण हिंदी के रीति ग्रंथों में प्रायः कुछ भी नहीं हुआ। इस विषय का सम्यक ग्रहण और परिपाक जरा भी है कठिन। इस दृष्टि से देव जी के इस कथन पर कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन, यहाँ अधिक कुछ कहने के अवकाश नहीं है। व्यंजना की व्याप्ति कहाँ तक है और किस प्रकार क्रिया होती है इत्यादि बातों का पूरा विचार किए बिना कुछ कहना कठिन है। देव जी का यहाँ व्यंजना से तात्पर्य पहेली बुझौल वाली वस्तु व्यंजना का ही जान पड़ता है। यह दोहा लिखते समय उसी का विकृत रूप उनके ध्यान में था। और ये हैं इनकी बहुत सारे पद पंक्तियाँ। अगले कवि हैं 14 नंबर के श्रीधर या मुरलीधर, और इनका जन्म प्रयाग में हुआ था और संवत 1737 के लगभग उत्पन्न हुए थे। और इनका जंगनामा है जिसमें फर्रुखसियर और जहांदार के युद्ध का वर्णन है। पर स्वर्गीय बाबू राधा कृष्णदास ने इनके बनाए कई रीति ग्रंथों का उल्लेख किया है, जैसे नायिका व चित्रकाव्य आदि। इनका कविता काल 1760 के पास माना जा सकता है। अगले हैं सूरत मिश्र। ये आगरा के रहने वाले कान्य कुल ब्राह्मण थे, जैसा इन्होंने स्वयं लिखा है। सूरत मिश्र कनौज या नगर आगरे बास। इन्होंने अलंकार माला संवत 1766 में और बिहारी सत्सई की अमर चंद्रिका टीका संवत 1794 में लिखी। इनका कविता काल विक्रम की 98वीं शताब्दी का अंतिम चरण माना जाता है। और ये लिखे हैं इन्होंने बिहारी सत्सई, कवि प्रिया, रसिक प्रिया पर विस्तृत टीकाएँ भी लिखी हैं। कवि प्रिया और रसिक प्रिया भी जो केशवदास का है। और इन टीकाओं के अतिरिक्त उन्हें बैताल पंचविंशत का ब्रजभाषा गद्य में अनुवाद किया है। और अन्य ग्रंथ है अलंकार माला, रस रत्नमाला, रस सरस, रस ग्राहक चंद्रिका, नख सिख, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर। और फिर देखते हैं अगले कवि कबींद्र उदयनाथ है, और एक कालिदास त्रिवेदी के पुत्र थे। दिया हुआ है दूल्ह और कबींद्र, इनके दूल्ह पौत्र हैं, ये पुत्र हैं। और इनका रस चंद्रोदय नामक ग्रंथ प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त विनोद चंद्रिका और जोग लीला नाम इनकी 2 और पुस्तकों का पता चला है। विनोद चंद्रिका संवत 1777 और रस चंद्रोदय 1804 में बना, अतः इनका कविता काल 1804 या उसके कुछ आगे तक माना जा सकता है। रस चंद्रोदय, विनोद चंद्रिका और जोग लीला। और अगले कवि है श्रीपति। तो ये कालपी के रहने वाले कान्य कुल ब्राह्मण थे। इन्होंने 1777 में काव्य सरोज नामक रीति ग्रंथ बनाया। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित ग्रंथ और हैं कवि कल्पद्रुम, रस सागर, अनुप्रास विनोद, विक्रम विलास, सरोज कलिका, अलंकार गंगा। फिर अगले हैं वीर। ये दिल्ली के श्रीवास्तव कायस्थ थे। इन्होंने कृष्ण चंद्रिका नामक रस और नायिका भेद का ग्रंथ 1779 में लिखा। कविता साधारण है, वीर रस का कवित्व है। फिर अगले हैं कृष्ण कवि माथुर चौबे थे ये, और बिहारी के पुत्र प्रसिद्ध हैं कृष्ण कवि। इन्होंने बिहारी के आश्रयदाता महाराज जय सिंह के मंत्री राजा आया मल्ल की आज्ञा से बिहारी सत्सई की जो टीका की, उसमें महाराज के लिए वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग किया और उनकी प्रशंसा भी की है। अतः यह निश्चित है कि यह टीका जय सिंह के जीवन काल में ही बनी। महाराजा जय सिंह संवत 1799 तक वर्तमान थे, अतः यह टीका संवत 1785 और 1790 के बीच की होगी। इस टीका में कृष्ण ने दोहों के भाव पल्लवित करने के लिए सवैये लगाए हैं और वार्तिक में काव्यांग स्फुट किए हैं। काव्यांग इन्होंने अच्छी तरह दिखाए और इस टीका के प्रधान अंग हैं। इसी से ये रीतकालीन के प्रतिनिधि कवियों के बीच में ही रखे गए हैं। इनकी भाषा सरल और चलती है तथा अनुप्रास आदि की ओर झुकी हुई है। तो इन्होंने टीका किया था बिहारी के ऊपर। बिहारी के पुत्र हैं ये। फिर अगले हैं रसिक सुमति।
अलंकार चंद्रोदय बहुत ग्रंथ बना। फिर अगले हैं गंजन, ये काशी के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे और इन्होंने क्या बनाया, कमरुद्दीन खां उल्लास नामक श्रृंगार रस का एक ग्रंथ बनाया। फिर अगले कवि हैं अली मुहिब खां प्रीतम, इन्होंने क्या लिखा, खटमल बाईसी, ये भी पूछा हुआ है पहले, क्योंकि अब मुख्य कवियों को, प्रसिद्ध कवियों को न पूछ के सामान्य कवियों को पूछा गया है। हास्य रस की पुस्तक लिखी अली मुहिब खां प्रीतम ने, आगरे के रहने वाले थे ये। फिर अगले कवि हैं 23 नंबर पे भिखारी दास, जिनको दास भी बोला जाता है। ये प्रतापगढ़ अवध के पास टेंगा गांव के रहने वाले श्रीवास्तव कायस्थ थे। इन्होंने अपना पूरा वंश परिचय दिया है और जो इनके ग्रंथों का पता लगा वो है रस सारांश 1799 में, संभवत है सब, छंदाड़ो पिंगल 1799, काव्य निर्णय 1803, श्रृंगार निर्णय 1807, नाम प्रकाश कोश 1795, विष्णु पुराण भाषा, चंद्र प्रकाश, शतरंज शतिका, अमर प्रकाश, संस्कृत अमरकोश भाषा पद्य में। काव्य निर्णय में दास जी ने प्रतापगढ़ के सोमवंशी राजा पृथ्वी सिंह के भाई बाबू हिंदू पति सिंह को अपना आश्रय दाता लिखा है। तो काव्यांगों के निरूपण में दास जी को सर्वप्रधान स्थान दिया गया है, क्योंकि इन्होंने छंद, रस, अलंकार, रीति, गुण, दोष, शब्द, शक्ति आदि सब विषयों का औरों से विस्तृत प्रतिपादन किया है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, श्रीपति से इन्होंने बहुत कुछ लिया है। इनकी विषय प्रतिपादन शैली उत्तम है और आलोचना शक्ति भी इनमें कुछ पाई जाती है। जैसे हिंदी काव्य क्षेत्र में इन्हें परिकया के प्रेम की प्रचुरता दिखाई पड़ी, जो रस की दृष्टि से रसाभास के अंतर्गत आता है। बहुत से स्थलों पर तो राधा कृष्ण का नाम आने से देव काव्य का आरोप हो जाता है, पर दोष का कुछ परिहार हो जाता है, पर सर्वत्र ऐसा नहीं होता। इससे दास जी ने स्वकीय लक्षण में कुछ अधिक ही व्यापक करना चाहा और कहा, तो इन्होंने कहा है। और ये आचार्य भी हैं भिखारी दास जी। फिर देखते हैं अगले कवि कौन है, इनके तो विषय में ज़्यादा लिखा है, जिनको पढ़ना होगा रोक के पढ़ लेगा। थोड़ा सा सरसरी निगाह से देख रहे हैं। अगले कवि हैं भूपति सिंह, क्योंकि पूछ ले, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कौन से कवि रीतिकाल के हैं। 1 2 3 करके ऑप्शन में ऑप्शन आ रहा है। इनका उल्लेख कविंद्र ने किया है, इनका कुछ रचना नहीं है। श्रृंगार दोहों की सतसई बनाई गई है। अगले हैं तोष निधि, एक प्रसिद्ध कवि हुई हैं। इन्होंने श्रृंगवेरपुर सिंगरौर जिला इलाहाबाद के रहने वाले चतुर्भुज शुक्ल के पुत्र थे। इन्होंने संभव 1791 में सुधा निधि नामक एक अच्छा बड़ा ग्रंथ रसभेद और भावभेद को बनाया। तोष निधि की रचना सुधा निधि। खोज में इनकी 2 पुस्तकें और मिली हैं, विनय शतक और नखशिक। नखशिक नाम से बहुत लोगों ने बनाया हुआ है, और तो कुछ नई रचना है। फिर अगले हैं दलपत राय और बंशीधर। दलपत राय महाजन और बंशीधर ब्राह्मण थे, दोनों अहमदाबाद गुजरात के रहने वाले थे। इन लोगों ने संवत 1792 में उदयपुर महाराणा जगत सिंह के नाम पर अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ बनाया। इनका आधार महाराजा जसवंत सिंह का भाषाभूषण है। इनका भाषाभूषण के साथ प्राय वही संबंध है जो कुबलयानंद का चंद्रालोक के साथ है। इस तरह के प्रश्न भी आए हुए हैं कि चंद्रालोक कि कुबलयानंद पर किसका छाया, तो चंद्रालोक का, तो अलंकार रत्नाकर पर किसका छाया है, तो भाषाभूषण का। फिर अगले कवि हैं सोमनाथ, ये माथुर ब्राह्मण थे और भरतपुर के महाराज बदन सिंह के कनिष्ठ पुत्र प्रताप सिंह के यहाँ रहते थे। और इन्होंने क्या बनाया, संवत 1794 में रस पीयूष निधि, जिसमें पिंगल, काव्य लक्षण, प्रयोजन भेद, शब्द शक्ति, ध्वनि, भाव, रस, रीति, गुण, दोष इत्यादि सब विषयों का निरूपण है। और रचना है रस पीयूष निधि के अतिरिक्त कृष्ण लीलावती पंचाध्यायी संवत 1800 में, सुजान विलास सिंहासन 32 पद्य में संवत 1807 में, माधव विनोद नाटक है 1809 में।
फिर अगले कवि हैं रसलीन। इनका नाम सैयद गुलाम नबी था। ये प्रसिद्ध बीलग्राम जिला हरदोई के रहने वाले थे, जहाँ अच्छे अच्छे विद्वान मुसलमान होते आए हैं। अपने नाम के आगे बिलग्रामी लगाना एक बड़े सम्मान की बिलग्रामी लगाना एक बड़े सम्मान की बात यहाँ के लोग समझते थे। गुलाम नबी ने अपने पिता का नाम बाकर लिखा है। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अंग दर्पण 1794 में लिखी, जिसमें अंगों का उपमा उपेक्षा से युक्त चमत्कार पूर्व वर्णन है। सूक्तियों के चमत्कार के लिए यह ग्रंथ काव्य रसिकों में बराबर विख्यात चला आया है। यह प्रसिद्ध दोहा, जिसे जनसाधारण बिहारी का समझा करते हैं, अंग दर्पण का ही है। अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत जय चितवत एक बार। अंग दर्पण के अतिरिक्त रसलीन ने 1798 में रस प्रबोध नामक रस निरूपण का ग्रंथ दोहों में बनाया। इनमें 1955 दोहे हैं और भाव, नायिका भेद, खट ऋतु, 12 मासा आदि अनेक प्रसंग है। रस विषय का अनेक ढंग का यह छोटा सा अच्छा सा ग्रंथ है। रसलीन ने स्वयं कहा, इस छोटे से ग्रंथ को पढ़ लेने पर रस का विषय जानने के लिए और ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता न रहेगी, पर यह ग्रंथ अंग दर्पण के जैसा प्रसिद्ध न हुआ। तो 2 रचनाएं इनकी, अंग दर्पण 1794 संभवत है और रसबोध है 1798। अगले कवि हैं रघुनाथ। बंदी जन के एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं ये, और काशी नरेश ने चौरा ग्राम दिया था। देख सकते हैं, रचना देखते हैं हम लोग। काव्य कलाधर, रसिक मोहन, जगत मोहन और इश्क महोत्सव, बिहारी सत्सई की एक टीका का भी इन्होंने उल्लेख किया है। ठाकुर शिव सिंह ने इनके 4 ग्रंथों के नाम लिखे हैं, काव्य कलाधर, रसिक मोहन, जगत मोहन, इश्क महोत्सव। बिहारी सत्सई की एक टीका का भी उन्होंने उल्लेख किया है। इनका कविता काल 1790 से 1890 तक समझना चाहिए, संभवत तक है। फिर अगले कवि हैं दूल्हा, जो कि कालिदास त्रिवेदी के पौत्र हैं और उदयनाथ कविंद्र के पुत्र हैं। पहले भी बताया गया है। ऐसा जान पड़ता है कि अपने पिता के समान सामने ही अच्छी कविता करने लगे थे कि कुछ दिनों तक अपने पिता के समसामयिक रहे। कविंद्र के रचे ग्रंथ 1804 तक मिले हैं, अतः इनका कविता काल संभवतः 1800 लेकर के 1825 के आसपास माना जा सकता है। इनका बनाया एक ही ग्रंथ है, कविकुल कंठाभरण मिला है, जिसमें निर्माण काल नहीं दिया गया, पर इनके फुटकल कवित्व और भी सुने जाते हैं। कविकुल कंठाभरण अलंकार का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। यद्यपि इसमें लक्षण और उदाहरण एक ही पद में कहे गए हैं, पर कवित्व और सवैया के समान बड़े छंद लेने से अलंकार स्वरूप और स्वरूप उदाहरण दोनों के सम्यक कथन के लिए पूरा अवकाश मिला है। दूल्हा एक कालिदास त्रिवेदी के पौत्र हैं, उदयनाथ कविंद्र के पुत्र हैं। कविकुल कंठाभरण। फिर अगले कवि हैं कुमार भड़िभट्ट। इनका रचना है प्रसिद्ध रसिक लाल। फिर अगले हैं शंभुनाथ मिश्र, और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वह रस कल्लोल, रस तरंगिणी और अलंकार दीप नामक 3 रीति ग्रंथ हैं। रस कल्लोल, रस तरंगिणी, अलंकार दीप, शंभुनाथ मिश्र, इस नाम से कई कवि हुए हैं। फिर अगले हैं शिव सहाय दास। इन्होंने 1809 में शिव चौपाई, लोकोक्ति रस कौमुदी 2 ग्रंथ बनाए। शिव चौपाई और लोकोक्ति रस कौमुदी। रूप सिंह, ये पन्ना के रहने वाले श्रीवास्तव कायस्थ थे। इन्होंने संवत 1813 में रूप विलास नामक ग्रंथ लिखा है। ऋषिनाथ असनी के रहने वाले बंदीजन, प्रसिद्ध कवि ठाकुर के पिता और सेवक के, ये असनी के रहने वाले बंदीजन प्रसिद्ध कवि ठाकुर के पिता और सेवक के प्रपितामह थे। इन्होंने अलंकार मणि मंजरी नाम की एक अच्छी पुस्तक बनाई, जिनमें दोहों की संख्या अधिक है, यद्यपि बीच बीच में घनाक्षरी और छप्पे भी है। अलंकार मंजरी ऋषिनाथ। फिर अगले हैं वैरीशाल। ये असनी के रहने वाले ब्रह्मा भट्ट थे, उनके वंशधर अब तक असनी में। इन्होंने भाषा भरण बनाया। दत्त माड़ी के रहने वाले कानपुरी ब्राह्मण थे।
और इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? लालित्य लता नाम की एक अलंकार पुस्तक लिखी है। फिर अगले हैं रतन कवि। इनका कुछ वृत्त नहीं जान पड़ता है। शिव सिंह ने इनका जन्मकाल 1798 लिखा है। इनका कविता काल 1800 संभवतः 1830 के आसपास माना सकता है। और ये श्रीनगर के गढ़वाल के राजा फतेह शाही के यहाँ रहते थे। उन्हीं के नाम पर इन्होंने फतेह भूषण नाम का एक अच्छा अलंकार ग्रंथ बनाया। और उदाहरण में श्रृंगार के पद न रखकर उन्होंने अपने राजा की प्रशंसा के कवित्व बहुत लिखे हैं। संभवतः 1872 में इन्होंने अलंकार दर्पण लिखा। रतन कवि का है 1872 में, संभवतः 1872 में अलंकार दर्पण। फिर नाथ हरिनाथ हैं। इन्होंने भी 1826 में अलंकार दर्पण नामक छोटा सा ग्रंथ बनाया। फिर मनीराम मिश्र हैं। इन्होंने क्या बनाया? छंद छप्पनी। फिर चंदन हैं। और ये 3 रीति ग्रंथ लिखे हैं। श्रृंगार सागर, काव्यभरण, कल्लोल तरंगिणी, 3 ग्रंथ लिखे हैं। इसके अलावा केसरी प्रकाश, चंदन सत्सई, पथिक बोध, नक्सिक, नाममाला कोश, पत्रिका बोध, तत्व संग्रह, शीत संपत कहानी, कृष्ण काव्य। फिर अगले हैं देवकी नंदन। एक कन्नौज के पास मकरंद नामक ग्राम के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम ससली शुक्ल था। और इन्होंने संवत 1841 में श्रृंगार चरित्र, 1857 में अवधूत भूषण और सरफराज चंद्रिका नामक रस अलंकार के ग्रंथ बनाए। अगले कवि कौन है? महाराजा राम सिंह नरवलगढ़ के राजा थे और इन 3 ग्रंथ लिखे। अलंकार दर्पण, रस निवास और रस विनोद। अलंकार दर्पण नाम से बहुत लोग बनाए हैं, लिखना पड़ेगा। फिर हैं भान कवि और पूरा नाम पता नहीं है। इन्होंने संवत 1845 में नरेंद्र भूषण नाम का एक अलंकार ग्रंथ बनाया, जिससे केवल इतना ही पता लगा है कि ये राजा जोरावर सिंह के पुत्र थे। फिर अगले हैं थान कवि 46। ये बंदीजन के भांजे थे और संवत 1848 में दलेल प्रकाश नाम का रीति ग्रंथ चंडरा बैसवारा के रईस दलेल सिंह के नाम पर बनाया। फिर अगले हैं बेनी बंदीजन। ये प्रसिद्ध हैं। ये 35 जिला रायबली के रहने वाले थे और अवध के प्रसिद्ध वजीर महाराज टिकैत राय के आश्रय में रहते थे। और उन्हीं के नाम पर इन्होंने टिकैत राय प्रकाश नाम का ग्रंथ बनाया। फिर हैं बेनी प्रवीण। ये लखनऊ के वाजपेयी थे और 1874 में संवत 1874 में इन्होंने नवरस तरंग नामक ग्रंथ बनाया। इसके पहले श्रृंगार भूषण नामक के ग्रंथ बना चुके थे। और महाराज नाना राव के पास बिठूर भी गए थे मिलने और उनके नाम पर नाना राव प्रकाश बनाया था। नवरस तरंग बहुत मनोहर ग्रंथ है। फिर अगले कवि हैं जसवंत सिंह द्वितीय। ये बघेल क्षत्रिय और 13वां कन्नौज के पास के राजा थे और बड़े विद्या प्रेमी थे। इनके पुस्तकालय में संस्कृत और भाषा के बहुत से ग्रंथ थे। इनका कविता काल संवत 1856 अनुमान किया गया है। इनके 2 ग्रंथ लिखे, एक शालिहोत्र और दूसरा श्रृंगार शिरोमणि। यहाँ इसी दूसरे ग्रंथ से प्रयोजन है जो श्रृंगार रस का बड़ा ग्रंथ है। यशोदानंदन इनका वृत्त ज्ञात नहीं है और इन्होंने एक छोटा सा बरवे नाई का भेद मिला जो कि 1828 में लिखा पाया जाता है। फिर अगले हैं करण कवि। एक खटकुल कान्य कब्जों के अंतर्गत पांडे थे और छत्रसाल के वंशज पन्ना नरेश महाराज हिंदूपति के सभा में रहते थे। इनका कविता काल 1860 के लगभग माना सकता है। इन्होंने साहित्य रस और रस कल्लोल नामक 2 रीति ग्रंथ लिखे हैं। रस कल्लोल नामक पहले भी लिखा गया है। एक ही नाम से बहुत रचनाएं हुई हैं। गुरुदीन पांडे इन्होंने क्या बनाया? इनके संबंध में कुछ ज्ञात नहीं। इन्होंने संवत 1860 में क्या लिखा? बाग मनोहर नामक एक बहुत ही बड़ा रीति ग्रंथ कवि प्रिया की शैली पर बनाया। फिर अगले हैं ब्रह्मादत्त। इन्होंने संवत 1860 में विद्या विलास और 1865 में दीप प्रकाश बनाया।
फिर अगले हैं पद्माकर भट्ट। रीतिकाल के कवियों में सहृदय समाज इन्हें बहुत श्रेष्ठ स्थान देता है। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ है। इनकी रचना की रमणीयता ही सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। रीतिकाल की कविता इनकी और प्रताप सिंह की वाणी द्वारा अपने पूर्ण उत्कर्ष को पहुंचकर फिर हास्योन्मुख हुई। अतः जिस प्रकार ये अपनी परंपरा के परमोत्कृष्ट कवि हैं, उसी प्रकार प्रसिद्धि में अंतिम। विदेश में जैसा इनका नाम गूंजा, फिर आगे चलकर किसी का नहीं। ये तैलंग ब्राह्मण थे और इन्हें क्या पहले लिखा, रचना ही देखना है। इनके नाम पर पद्माकर जी ने हिम्मत बहादुर बिरदावली और फिर महाराजा प्रताप सिंह के पुत्र महाराज जगत सिंह के समय में भी बहुत काल तक जयपुर में रहे। उन्हीं के नाम पर जगदिनोद। फिर उन्होंने अपना अलंकार ग्रंथ पद्माभरण बनाया और महाराणा साहब की आज्ञा से इन्होंने गणगौर मेले का भी वर्णन किया था। और प्रबोध पचासा इन्होंने लिखा, गंगा लहरी, राम रसायन, रसराज, मतीराम के रसराज के समान, मतीराम का है रसराज। पद्माकर जी का जगदिनोद भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों का कंठहार रहा है। तो मैं रचनाएं ही केवल पढ़ रही हूँ, पूरा पढ़ने में बहुत समय लगेगा। और फिर है इनकी ये सब इनकी काव्य पंक्तियाँ हैं। फिर अगले हैं ग्वाल कवि। ये मथुरा के रहने वाले बंदी जन सेवाराम के पुत्र थे। ब्रजभाषा के अच्छे कवि हैं और इनका कविता काल संभवतः 1879 से 1918 तक है। तो इनका ग्रंथ है यमुना लहरी 1879 में और अंतिम ग्रंथ भक्त भावना संभवतः 1919 में बनाया। रीति ग्रंथ इन्होंने 4 लिखे हैं, रसिकानंद, रसरंग, कृष्णजू को नक्सिक और दूषण दर्पण। इसके अतिरिक्त 2 ग्रंथ और मिले, हमीरहट और गोपी 25सी। 2 ग्रंथ और लिखे कहे जाते हैं, राधा माधव मिलन और राधा अष्टक। कवि हृदय विनोद इनकी बहुत सी कविताओं का संग्रह है। तो ये है इनकी। अब अगले कवि हैं 55 नंबर पर प्रताप शाही। ये रतन सेन बंदीजन के पुत्र थे और चरखारी बुंदेलखंड के महाराज विक्रम शाही के यहाँ रहते थे। इन्होंने संवत 1882 में व्यंग्यार्थ कौमुदी और 1866 में काव्य विलास की रचना की। इन दोनों प्रसिद्ध ग्रंथों के अतिरिक्त निम्नलिखित पुस्तकें हैं, जय सिंह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद, रसराज की टीका, राम रत्न चंद्रिका सस्सई की टीका है, जुगल नक्सिक सीताराम का नक्सिक वर्णन और बलभद्र नक्सिक की टीका। फिर एक और है व्यंग्यार्थ कौमुदी, अच्छा वही है। फिर 56-57 नंबर पे है रसिक गोविंद। तो इनका कविता काल 1850 से 1890 में 9 ग्रंथ हैं, रामायण सूचनिका, और रसिक गोविंदा नंदगंग और लक्ष्मण चंद्रिका। फिर है अष्ट देश भाषा, पिंगल, समय प्रबंध, कलयुग रासो, रसिक गोविंद, युगल माधुरी। तो ये थे रीतिकाल, जो तो रीतिकाल के अंदर कवि 57 कवि हैं इसमें। इसका निर्णय रीति सीधे प्रकरण 2 में वर्णन किया है शुक्ल जी ने। हो सकता है कभी इंटरव्यू में ही पूछ ले। रीति ग्रंथकार कवि के अंतर्गत प्रकरण 2 के अंतर्गत इन्होंने 57 कवियों की रचनाओं का वर्णन किया है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हमको रचना ही पढ़ना था।
तो मैंने बनाया, आशा करती हूँ कि आपको भी अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।